गर्मी की दोपहर थी। सूरज इतनी तेजी से तप रहा था कि बाहर की हवा में लहरें सी उठ रही थीं। अनामिका रसोई में चाय चढ़ाई थी जब दरवाजे की घंटी बजी। उसने हाथ पोंछे, साड़ी का पल्लू सरकाया और दरवाजा खोला। सामने रघुवीर जी खड़े थे। 60 पार कर चुके थे, फिर भी कद सीधा, कंधे चौड़े। सफेद कुर्ते में उनकी छाती अब भी मजबूत लगती थी। माथे पर पसीने की बूंदें थीं, पर आंखों में एक अजीब सी शर्मिंदगी। हाथ में पुराना चमड़े का बैग लटक रहा था। बिटिया, गांव का मकान बिक गया, अब रहने को कोई जगह नहीं बची। अगर तू इजाजत दे तो कुछ दिन यहीं। आवाज कांप गई। अनामिका ने एक पल उन्हें देखा। 2 साल। पति की मौत के बाद एक चिट्ठी तक नहीं आई थी। फिर भी उसने दरवाजा पूरा खोल दिया। अंदर आइए पिताजी, यह आपका भी घर है। रघुवीर जी ने जूते उतारे, धीरे से भीतर कदम रखा। घर में पुरुष की उपस्थिति अचानक इतनी भारी लगी कि अनामिका को अपनी ही सांसें तेज महसूस हुईं। पहला दिन खामोशी में बीता। रघुवीर जी सुबह 4 बजे उठे, आंगन में तुलसी को जल चढ़ाया, फिर चुपचाप अखबार पढ़ने बैठ गए। अनामिका जब चाय लेकर आई तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए। अब मैं बोझ नहीं बनूंगा बिटिया, खुद ही बना लूंगा। पिताजी, चाय तो बन ही गई है। उसने मुस्कुराकर कप उनके सामने रख दिया। उसैले स्वाद वाली चाय पीते हुए रघुवीर जी ने पहली बार उसकी ओर पूरी नजर उठाई। अनामिका ने साड़ी का पल्लू ठीक किया। नजरें मिलीं और दोनों ने एक साथ नजरें झुका लीं। शाम को अनामिका ने खाना परोसा। रघुवीर जी ने प्लेट देखी, दाल, चावल, आलू गोभी की सूखी सब्जी और एक कटोरी दही, ठीक वही जैसे उनका मनपसंद। तूने याद रखा? उनकी आवाज में आश्चर्य था। आपके बेटे को भी यही पसंद था, अनामिका ने धीरे से कहा। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी पसर गई। रात को अनामिका अपनी कोठरी में लेटी थी। बाहर गलियारे में रघुवीर जी की खांसी की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला तो वे पानी का गिलास ढूंढ रहे थे। यहां रखा है। उसने गिलास थमाया। उनके उंगलियां एक पल को उसकी उंगलियों से छू गईं। दोनों ठिठक गए। रघुवीर जी ने जल्दी से गिलास पकड़ा और पीछे हट गए। अगले कई दिन ऐसे ही बीते। सुबह रघुवीर जी आंगन की सफाई करते, अनामिका चुपचाप चाय ले आती। दोपहर में दोनों अलग अलग कमरों में रहते, पर शाम ढलते ही एक दूसरे की मौजूदगी ज्यादा महसूस होने लगती। एक दिन अनामिका कपड़े धो रही थी। उसकी साड़ी कमर तक भीग गई थी। रघुवीर जी छत पर कपड़े सुखाने आए। अनामिका ने उन्हें देखा तो झटके से पल्लू खींचा। मैं नीचे जा रहा हूं, रघुवीर जी ने कहा, पर पैर नहीं उठे। अनामिका ने भी कुछ नहीं कहा। दोनों वहीं खड़े रहे। हवा में एक अजीब सी गर्मी थी, सूरज की नहीं। रात को खाने के बाद रघुवीर जी ने पहली बार बात छेड़ी। बिटिया, तूने 2 साल में किसी से बात नहीं की शादी की? अनामिका ने सिर झुका लिया। किसके लिए? ये घर, ये जिम्मेदारी, मैं अकेली ही ठीक हूं। रघुवीर जी चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अकेलापन बहुत भारी होता है, मैं जानता हूं। उस रात अनामिका सो नहीं पाई। उसे लगा कि कमरे की दीवारें सिमट रही हैं। आधी रात को वह उठी, रसोई में पानी पीने गई। रघुवीर जी हॉल में सोफे पर लेटे थे, आंखें खुली। नींद नहीं आ रही? अनामिका ने धीरे से पूछा। पुरानी आदत है, तेरी सास के जाने के बाद भी ऐसे ही रातें कटती थीं। अनामिका उनके पास बैठ गई। दोनों चुप। फिर रघुवीर जी ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। डर मत, बस थोड़ी देर ऐसे ही बैठें। उस स्पर्श में कोई कामुकता नहीं थी, बस एक थके हुए इंसान की तलाश थी कि कोई अपना हो। अनामिका ने हाथ नहीं छुड़ाया। दोनों देर तक ऐसे ही बैठे रहे। सुबह हुई तो दोनों ने एक दूसरे को देखकर नजरें झुका लीं। नाश्ते की मेज पर खामोशी थी, पर अब वो खामोशी पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक मीठी सी शर्म थी। धीरे धीरे दिन बदलने लगे। रघुवीर जी अब सुबह आंगन में व्यायाम करते। अनामिका खिड़की से चुपके चुपके देखती। उनकी कमीज पसीने से भीग जाती। छाती पर बाल सफेद होने लगे थे, फिर भी शरीर में एक जवान सी ताकत थी। अनामिका को खुद पर गुस्सा आता, फिर भी नजरें नहीं हटतीं। एक दिन बिजली चली गई, पूरी कॉलोनी में। गर्मी असहनीय थी।
रघुवीर जी छत पर चारपाई डालकर लेट गए। अनामिका भी ऊपर आ गई। दोनों अलग अलग चारपाइयों पर तारे चमक रहे थे। पहली बार रघुवीर जी ने पुरानी बातें छेड़ी। तेरी सास बहुत हंसती थी। जब मैं थक कर आता था वह मेरे कंधे दबाती थी। बहुत साल हो गए किसी ने स्पर्श किया हो। अनामिका चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं भी भूल गई थी कि स्पर्श कैसा लगता है। रात गहराती गई। रघुवीर जी ने करवट बदली। उनकी चारपाई अनामिका की चारपाई से सटी थी। दोनों की सांसें एक दूसरे तक पहुंच रही थीं। रघुवीर जी ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। अनामिका ने उस हाथ को अपने हाथ में ले लिया। उंगलियां आपस में लिपट गईं। कोई शब्द नहीं, बस दो अकेले लोग एक दूसरे की हथेली में अपनी सारी थकान उतार रहे थे। अगले दिन से घर का माहौल बदल गया। अनामिका अब रघुवीर जी के कपड़े खुद इस्त्री करती। वे उसकी साड़ी का पल्लू ठीक कर देते जब वह झुकती। नजरें मिलती तो मुस्कुरा देते। पड़ोसी कुछ समझते या नहीं, दोनों को परवाह नहीं थी। एक शाम अनामिका मंदिर से लौटी तो रघुवीर जी दरवाजे पर खड़े थे। आज मैंने तेरे लिए कुछ बनाया है। रसोई में हलवा गरम था। अनामिका की आंखें भर आईं। पति के जाने के बाद पहली बार किसी ने उसके लिए कुछ किया था। उसने हलवा चखा और रघुवीर जी के सामने हाथ जोड़ लिए। पिताजी, आप मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। रघुवीर जी ने उसका हाथ पल्लू पकड़कर धीरे से कहा, मुझे अब पिताजी मत कह, नाम ले, बस रघुवीर कह। उस रात दोनों हॉल में बैठे थे। टीवी बंद था। अनामिका रघुवीर के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी। रघुवीर उसके बालों में उंगलियां फेर रहे थे। मुझे डर लगता है रघुवीर, लोग क्या कहेंगे? लोग तो कहते ही हैं हम खुश हैं ना, बस यही काफी है। धीरे धीरे उनका रिश्ता एक अनकहे प्रेम में बदल गया। सुबह उठते ही एक दूसरे की तलाश, चाय का कप साथ पीना, रात को एक ही कमरे में सोना अलग बिस्तरों पर हाथ हमेशा एक दूसरे की ओर बढ़े रहते। कभी गाल पर उंगली फेर देना, कभी माथे पर हल्का सा स्पर्श। एक दिन अनामिका बीमार पड़ गई। बुखार में वह बड़बड़ा रही थी। रघुवीर जी ने सारी रात उसके माथे पर गीला कपड़ा रखा। सुबह जब बुखार उतरा तो अनामिका ने आंखें खोलीं। रघुवीर जी की आंखें लाल थीं नींद की कमी से। उसने उनका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मैं अब कभी अकेली नहीं रहूंगी ना? रघुवीर जी ने उसका हाथ अपने होठों से छुआ पहली बार। कोई चुंबन नहीं, बस एक लंबा गहरा स्पर्श। कभी नहीं। उसी दिन से घर में एक नई सुबह हुई। दोनों ने कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए, न चाहा। उन्हें बस एक दूसरे की मौजूदगी काफी थी। रघुवीर अनामिका के बालों में कंघा करते, अनामिका उनके लिए नई कमीज सिलती। शाम को दोनों छत पर बैठते, हाथ में हाथ डाले सूरज डूबता देखते। समाज शायद कभी न समझे, रिश्तों का नाम शायद कभी न मिले, पर दो अकेले दिलों को एक दूसरे की धड़कन मिल गई थी। और उस धड़कन में कोई वासना नहीं थी, बस एक गहरा, शांत, पवित्र प्रेम था जो उम्र की सभी सीमाओं से परे चला गया था।